Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. In the last lecture हमने जो last lecture था उसमें हमने weapon treaties के बारे में बात किया था. उसके next lecture में we talked about the atomic energy and in this lecture as I said कि हम primarily focus करेंगे on European Union. Now European Union is very important क्योंकि हाल ही में 2020 की बात है जब finally the Brexit has taken place. Now क्योंकि Brexit finally हो गया और पिछले 3-4 साल से ब्रेक्जिट जो था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. नाउ व्हाट इज़ ब्रेक्जिट. अब ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन पे उसका क्या असर पड़ा ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. So let's get started. So first of all European Union. Now as the name suggests it is a union. Union मतलब कि सबका इकट्ठे होके एक यूनियन बना हुआ है. Right? Now it is European Union. So it is a union of what? Of European nations. जितनी भी European countries हैं. Now there are few exceptions जिसके बारे में हम अभी लेक्चर में पढ़ेंगे. So अभी आप इतना याद रखो European Union is amalgamation or union of who? Of European countries. Fine. Now यूरोपियन यूनियन जो है एकदम से यूरोपियन यूनियन नहीं बना है. इट हैज़ टेकन स्टेप्स मतलब इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जो इसका एवोल्यूशन है हैज़ टेकन प्लेस और इवेंचुअली ये यूरोपियन यूनियन बन गया. नाउ यूरोपियन यूनियन पहले क्या था फिर उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई और अगर अभी यूके ने ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से तो वो किस आधार पे किया है ऑन व्हाट बेसिस किया है वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन. अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हैज़ टेकन प्लेस in 1951. Now origin of not European Union. Origin 1951 में जो अभी मैं आपको बता रही जो series of formations हुई हैं before European Union. अगर हम 1951 की बात करें under which treaty? Now the name of the treaty is important. The treaty is Paris Treaty. तो आप इतना याद रखें 1951 में एक पेरिस ट्रीटी हुई जिसके अंडर क्या बना जिसके अंडर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आए पेपर में कि कौन से ट्रीटी के अंडर आपका यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना सो इट वाज इन 1951 अंडर द पेरिस ट्रीटी. उसके बाद 1957 में आती है आपकी रोम ट्रीटी. पहले पेरिस ट्रीटी नंबर 2 इज रोम ट्रीटी. सो 1957 में इट इज द योर रोम ट्रीटी जिसके अंडर क्या बना पहले आपका कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना फिर आपका बना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. सो व्हाट इज इट टॉक अबाउट. इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमी. सो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना. फाइनली 1993 में अंडर विच ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंडर ही आपका यूरोपियन यूनियन बना है. सो अंडर मैस्ट्रिच ट्रीटी ऑफ 1993 उसके अंडर आपका यूरोपियन यूनियन वाज फाइनली इंट्रोड्यूस्ड. नाउ जब ये यूरोपियन यूनियन बना था उस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी. इट वाज जस्ट कॉमन सिटीजनशिप. सो आप इतना याद रखें कि मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंडर यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी के अंडर बना. इट वाज मैस्ट्रिच ट्रीटी इन 1993 जिसके अंडर यूरोपियन यूनियन वाज इंट्रोड्यूस्ड और उसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी. इट वाज कॉमन सिटीजनशिप. फाइनली लेटर ऑन 2009 में आती है इस यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी थी उसमें अमेंडमेंट. नाउ 2009 में अमेंडमेंट क्या है आपका लिस्बन ट्रीटी. उसको हम बोलते हैं लिस्बन ट्रीटी और इट वाज व्हाट. इट वाज अमेंडमेंट. उसमें अमेंडमेंट आया. नाउ दिस अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस अमेंडमेंट के आर्टिकल 50 के अंडर उन्होंने एक क्लॉज रखा था जिसके अंडर अगर कोई भी यूरोपियन देश इस यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाहता है तो वो कौन सा आर्टिकल बोलता है. वो बोलते हैं लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 50 और इसी के ही बेसिस पे 2016 में जो आपका यूके है उसने एग्जिट करने की बात की थी यूरोपियन यूनियन को. फाइन. सो आर्टिकल 50 क्या बोलता है. आर्टिकल 50 ऑफ नॉट मैस्ट्रिच ट्रीटी इट वाज लिस्बन ट्रीटी. सो ये भी आपको याद रखना है अंडर विच ट्रीटी क्लॉज 50 बोलता है कि आप एग्जिट कर सकते हो. सो इट वाज लिस्बन ट्रीटी जो अमेंडमेंट हुआ है आपका 2009 में और उसके अंडर आर्टिकल 50 वो बोलता है कि अगर कोई भी यूरोपियन देश वांट्स टू एग्जिट द यूरोपियन यूनियन तो वो कर सकता है. और इसी के ही चलते यूके जो आपका ब्रिटेन है उसने 2016 में फाइनली आपका एग्जिट कर लिया
एग्जिट करने की बात की आपके यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। सो इट इज द सीरीज ऑफ एवोल्यूशन विच हैज टेकन प्लेस। सबसे पहले 1951 में आपका पेरिस ट्रीटी, 1957 में आपका रोम ट्रीटी, 1993 में आपका मैस्ट्रिच ट्रीटी, 2009 में आपका अमेंडमेंट टू द ट्रीटी नोन एज द लिस्बन ट्रीटी, और लिस्बन ट्रीटी के अंडर आर्टिकल 50 विच टॉक्स अबाउट कि अगर कोई भी नेशन चाहता है एग्जिट करना तो वो एग्जिट कर सकता है। फाइन। ओके, नाउ व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन है तो किस पे फोकस करता है? प्राइमरीली इट फोकसेस ऑन द यूरोपियन नेशंस, तो यूरोपियन नेशंस का यूनियन। नाउ इट इज अ पॉलिटिकल, नाउ 1957 में क्या था आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी वाला इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अब क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन बन चुका है, अब ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहा है, इट इज पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन इज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल यूनियन। नाउ कितने नेशंस हैं? अब जो मैंने नेशंस के नाम लिखे ये मैंने एट प्रेजेंट के लिखे हैं। सो इट इज 27। इनिशियली इट वाज 28, एट प्रेजेंट इट इज 27 क्योंकि ब्रिटेन हैज फाइनली एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन। सो 27 स्टेट्स जो है लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप, वो बनाते हैं आपके यूरोपियन यूनियन को। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अंडर विच ट्रीटी? इट वाज अंडर द मैस्ट्रिच ट्रीटी 1993 कि इट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और इसमें क्या इंट्रोडक्शन हुआ था? इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था आपका यूरोपियन सिटीजनशिप, ठीक है। नाउ फिर लेटर ऑन इट वाज ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में कि इसमें क्या इन्होंने बोला, आर्टिकल 50 के अंदर कि कोई भी चाहता है तो इसको एग्जिट कर सकता है। नाउ द यूरोपियन यूनियन हैज डेवलपमेंट एंड इंटरनल सिंगल मार्केट। नाउ यूरोपियन यूनियन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। और कैसे? इंटरनल सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट का मतलब हो गया कि स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉज दैट अप्लाई इन ऑल द मेंबर्स। नाउ यूनियन है 27 का, इनिशियली 28, अब 27। अब ये सब क्या करते हैं? यूनियन है मतलब इकट्ठे हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इनके पास क्या है? सिंगल लॉ। नाउ इट इज पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक। नाउ एवरी नेशन इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, और सुपर पावर नहीं भी हो तो डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो इट टॉक्स अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड लॉज, उन लॉज के बारे में बात करता है जो सब यूनियन जितने भी मेंबर्स हैं उस यूनियन के, उनके लिए क्या होगा? अप्लाई टू ऑल, ये सबको अप्लाई होगा और एक स्टैंडर्ड लॉज इसमें रखे जाएंगे। नाउ द यूनियन इनिशियली हैड हाउ मेनी मेंबर्स? इट हैड 28 मेंबर्स, अब 27 है। नाउ द लास्ट टू ज्वाइन, जो लास्ट मेंबर जो जिसके पहले भी 27 था फिर 28 बना, अब वापस 27 हो चुका है। नाउ 28वां देश कौन सा था? 28वां देश था जब 2013 में इट वाज क्रोएशिया। सो आप इतना याद रखिए कि ये 28 मेंबर्स तब बनता है जब क्रोएशिया इन 2013 इसको ज्वाइन करता है। अब यूरोपियन यूनियन इंश्योर क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंश्योर्स फ्री मूवमेंट। ये फ्री मूवमेंट की बात करता है ऑफ हू? ऑफ ऑल द पीपल जो भी इस यूनियन के अंडर आते हैं, गुड्स, services and capital within what? Within all the internal market applying to all the member states. तो इसमें लोगों का फ्री मूवमेंट हो सकता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड लॉज है सबके लिए अप्लाई होते, तो जितने भी आपके मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के लिए इंटरनल मार्केट में एक जैसे लॉज रहेंगे। मतलब ऑब्वियसली बात है ना कि टैरिफ कम रहेगा, इजीली आप मूव करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहेंगे जो सबके लिए एक जैसे होंगे। नाउ विद इन the Schengen area, now this is important, under the Schengen area passport कंट्रोल हैज़ बिन अबॉलिश। नाउ आप इतना याद रखें, यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है आपका शीजन एरिया। शीजन एरिया क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको पेपर में आए ऐसे कौन से एरियाज हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं और जहाँ पे कोई भी आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए। पासपोर्ट मतलब कि आपको हर एक कंट्री का अलग अलग वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट इज़ शीजन एरिया। वहाँ पे क्या है, पासपोर्ट कंट्रोल्स जो आपके है, आपको अलग अलग वीज़ा नहीं लगाने की ज़रूरत, वहाँ पे उस चीज़ को एबॉलिश किया गया
गया है, मतलब फ्रीली आप वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन एज अ होल, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जितने भी 27 देश इस यूरोपियन यूनियन में आते हैं, दे हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड दैट डे इज़ नॉट फार जब ये सुपर पावर की तरह इवॉल्व होकर आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और वो दिन भी दूर नहीं है व्हेन इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व लाइक अ सुपर पावर। और कौन, हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, सब कंट्रीज़ के अमालगमेशन की बात कर रहे हैं। अब यूरोपियन है, अब सबसे पहले बात आती है कि कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर स्टेट्स बन सकते हैं। सबसे पहले टू बी इट्स मेंबर आपको क्या चीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी, मस्ट मीट, क्या मीट करना पड़ेगा, आपको मीट करना पड़ेगा एक क्राइटेरिया, और उसको हम बोलते हैं कोपेनहेगन क्राइटेरिया। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, जिसके चलते 2013 में इट वाज क्रोएशिया जो इसका पार्ट बना था। नाउ यूरोपियन यूनियन का फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, ऐसे कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के बारे में बात कर रही है। नाउ अगर हम इनलार्जमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करें, इसमें 2 टाइप की कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। वो 2 टाइप की कंट्रीज़ कौन सी है, सबसे पहले आती है आपकी कैंडिडेट कंट्री, कौन सी आती है, कैंडिडेट कंट्री, और दूसरी आती है पोटेंशियल कंट्रीज। नाउ कैंडिडेट क्या होता है, आप किसी एग्जाम में जाए या कुछ भी बैठे तो आप क्या बोलते हैं कि कैंडिडेट है ये एग्जाम में बैठने का, क्वालिफाई हो चाहे ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो कैंडिडेट कंट्रीज वो होती है जो प्रोसेस में है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के, ठीक है। सो वो जो प्रोसेस में है ऑफ इंटीग्रेटिंग व्हाट, इंटीग्रेटिंग विद यूरोपियन यूनियन, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट कंट्रीज। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद पेपर में ना बैठे बट दे हैव पोटेंशियल, अगर पुट इन करेंगे हार्डवर्क तो दे हैव पोटेंशियल विद इन देम। सो ये वो कंट्रीज आती हैं जो अभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल तो नहीं करती बट उनमें पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में इस चीज़ को ज्वाइन कर सकती हैं। सो इट इज़ दे डू नॉट येट, अभी तक ये उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करती जो आपके कोपेनहेगन क्राइटेरियाज थे, लेकिन इनमें एक स्पार्क है और शायद कल को जाके यूरोपियन यूनियन को ये ज्वाइन कर सकती है। फाइन, अब इनकी लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, इट इज़ यूरोपियन कमीशन। अब यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, देखो यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका हेडक्वार्टर्स ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आप ये वाला लिख लेना, बाकी तो आप अगर एक कहानी की तरह भी सुनोगे सो इट इज़ ओके, बट हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है यूरोपियन कमीशन का, इट इज़ ब्रुसेल्स। नाउ व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक वो इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। नाउ लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉज बनाता है, और लॉज बनाने का किसके ऊपर, किनके कंधों पे वो है, क्या कहते हैं, कंधों पर बोझ, तो इट इज़ यूरोपियन कमीशन। सो जितने भी आपके लेजिस्लेचर के रिलेटेड जो लॉज वगैरह हैं वो इन्हीं के ऊपर ही पूरा का पूरा बोझ है, ठीक है। नाउ इस यूरोपियन कमीशन में कौन होते हैं, पहली बात इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और आते हैं कमिश्नर्स। कमिश्नर्स कौन होते हैं, कमिश्नर्स आते हैं फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो आप इतना याद रखें, ये जो आपका यूरोपियन कमीशन है हेडक्वार्टर्स एट ब्रुसेल्स, और ये क्या करते हैं, जितना भी लेजिस्लेशन है ये आगे यही जो है अपहोल्ड करते हैं आपके यूरोपियन यूनियन के लिए। एंड इसमें 2 तरीके के बंदे होते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंट और एक होते हैं आपके कमिश्नर्स, कमिश्नर नहीं कमिश्नर्स। सो कमिश्नर्स कहाँ से आते हैं, कमिश्नर्स दे कम फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स, जितनी भी आपकी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब से आपके कमिश्नर्स यहाँ पे आते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, अगर एक ही आएगा, किसी एक कंट्री का आएगा तो बाइस डिसीजन ना आ जाए, इसके चलते उन्होंने हर एक मेंबर स्टेट से कमिश्नर्स को इन्होंने बुलाया होता है। फाइन, नाउ मॉनेटरी यूनियन हैज़ बीन इस्टेब्लिश। मॉनेटरी यूनियन का मतलब क्या हो गया, जो भी लॉज हैं इंटरनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, गुड्स हो रहा है, सर्विसेज हो रहा है, अब
एक चीज जो हो रहा है वो क्या है, कैपिटल का फ्लो, पैसे का फ्लो भी तो हो रहा है। सो मॉनेटरी यूनियन स्टैंडर्डाइज्ड लॉ से तो जितने भी आपके मॉनेटरी यूनियंस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी फिस्कल पॉलिसीज भी एक जैसी हों। एवरी मेंबर स्टेट कैन हैव देयर ओन फिस्कल पॉलिसीज, लेकिन जो मॉनेटरी यूनियन है वो यूरोपियन यूनियन के अंडर स्टैंडर्डाइज रहता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मॉनेटरी यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, बट दिस डज नॉट, बट इट लैक्स मतलब अभी फॉलो नहीं होता है। फॉलो क्या नहीं होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि उनका एक फिस्कल यूनियन भी हो। दे कैन हैव देयर ओन बजटिंग, उनका अपना एक बजट हो सकता है, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी यूनियन यूरोपियन यूनियन है, हाँ है। क्या फिस्कल यूनियन है? नो, फिस्कल यूनियन नहीं है, वहाँ पे अभी भी ये लैक करता है। ठीक, ओके। अब जैसे हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी, यूरोपियन यूनियन आता है, यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है आपका यूरोजोन। क्या आता है? यूरोजोन। नाउ व्हाट इज यूरोजोन? यूरोजोन है आपके 19 मेंबर्स, आपके वो 19 मेंबर्स जो क्या यूज़ करते हैं, यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। तो यूरोजोन क्या आ गया? 19 मेंबर्स, नॉट 27, नॉट 28, इट इज़ 19 मेंबर्स जो यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। नाउ इससे पहले आपको मैंने कहा था कि शेंजन एरिया में क्या है, आपका जितने भी आपके पासपोर्ट्स वाले वो हैं, फ्री मूवमेंट अलाउड है यहाँ पे। नाउ वो शेंजन एरिया है क्या? वो शेंजन एरिया वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कितनी कंट्रीज आती हैं? 26 यूरो कंट्रीज आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, विच हैव ऑफिशियली, जिन्होंने ऑफिशियली एबॉलिश किया है all passports and other type of border control at their mutual borders। तो उन्होंने म्यूचुअल बॉर्डर्स पे कोई भी आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपके पास एक कंट्री का भी वीज़ा है तो आप बाकी कंट्रीज़ में मूवमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर वो शेंजन एरिया में आते हैं। यूरोजोन में कितने कंट्रीज़ हैं? 19। इस पे कितनी है? 26। तो ये याद रखना है। और यूरोपियन यूनियन में कितनी है? 27। ठीक। अब नॉट टू गेट इन टू लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर, बिकॉज यूरोपियन यूनियन बहुत न्यूज़ में रहा है और अभी नहीं, पिछले 3-4 सालों से रहा है, तो जस्ट इन केस इफ दे आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर, हाउ is the structure of European Union, it's just listed here। अब वो क्या क्या है, यूरोपियन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, EU के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। सबसे पहले हमने बात किया कमीशन के बारे में। सो यूरोपियन कमीशन जो क्या करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी है इनकी, और हेडक्वार्टर्स एट ब्रसेल्स। नाउ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो पहला आ गया कमीशन, दूसरा आ गया काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तीसरा क्या आ गया, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो तीसरे नंबर पे आ गया यूरोपियन पार्लियामेंट। अब जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो तीसरे नंबर पे आ गया आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर यूरोपियन यूनियन। अब लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड एंड एट द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, राइट। तो इनके पास क्या होगा, अपना सेंट्रल बैंक भी होगा, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक के साथ एफिलिएशन में है ये, ठीक है। सो इट हैज़ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। चौथा, पांचवा आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिट भी तो करने की जरूरत है ना, कितना पैसा लग रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, पूरा एक चेक रखना है आपको, कितना गया, कितना आया, कैसे आगे स्पेंडिंग करना है। सो इट इज़ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स एंड फाइनली इट इज़ द यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। सो कितने हो गए आपके जो 6 बॉडीज़ हैं, ये कंप्राइज करती हैं आपके यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर को। सो नंबर 1 European Commission, number 2 Council of European Union, number 3 European Parliament, number 4 Court of Justice of European Union, number 5 Central Bank, European Central Bank, number 6 European Court of Auditors and number 7 it is the European Council। तो 6 नहीं 7 है जो आपके यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आप स्ट्रक्चर के सिर्फ नाम याद रखें, इनके फंक्शंस क्या हैं क्या नहीं है, नॉट टू रिमेंबर, बट जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कमीशन वाला वो याद रखें। 2 तरीके के इसमें बंदे होते हैं, एक आपका प्रेसिडेंट होता है और एक आपके कमिश्नर्स होते हैं। कमिश्नर्स कहाँ से आते हैं? ऑल द मेंबर स्टेट से कमिश्नर्स आपके आते हैं, फाइन। सो दिस वाज नंबर
अब यूरोपियन यूनियन इतना ज़्यादा लाइमलाइट में था क्यों? लाइमलाइट में था आपके ब्रेग्जिट को लेके। नाउ अगर आप ब्रेग्जिट को तोड़ें, BR स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन एंड एग्जिट स्टैंड्स फॉर, एंड आगे का एग्जिट मतलब कि बाहर निकल जाना, सो इट इज ब्रिटेन एग्जिट्स हु एग्जिट्स द यूरोपियन यूनियन। कब हुआ था? आपके 2016 में। इट वाज यूके अंडर द लिस्बन ट्रीटी में जो अमेंडमेंट हुआ था। लिस्बन ट्रीटी के आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि कोई भी नेशन चाहता है तो वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ सकता है, जिसके चलते यूरोपियन जो आपका यूके है उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की बात की थी। नाउ सो Brexit, BR for your Britain and exit is obviously बाहर निकलना। Now first of all ये Brexit वगैरह का मतलब क्या है? ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये सब एक जैसे चाइनीज़ नाम लगते हैं, सब भाई बहन सॉर्ट ऑफ लगते हैं। नाउ एक मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि मतलब क्या है आपके ग्रेट ब्रिटेन का, उसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं। अगर यूके की बात करें तो हम यूके में किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश आइल्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। अगर हम इन तीन को लें, किन तीन को? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, SEW, so it is collectively called as the Great Britain। ठीक है, क्या क्या आ गया आपका? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, कलेक्टिवली उसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। नाउ आयरलैंड दो है, एक ऊपर का हिस्सा और एक पूरा का पूरा आयरलैंड। अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें मतलब कि नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर इन तीन कंट्रीज में हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दें, किनको? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आइलैंड्स, नॉट आयरलैंड, उनको जोड़ दें तो ये बन जाता है आपका यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डज यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेज ऑफ, या ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो आप ये लिख लेना, इस तरीके का ही चार्ट बना के आप देख लो। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आइलैंड्स collectively makes United Kingdom। Now अगर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड अगर ये पांचों मिल जाएं तो ये क्या बनाते हैं? ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, पहले के तीन ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड ज्वाइन करेगा तो यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस नीचे वाला आयरलैंड अगर पूरा का पूरा ज्वाइन कर देगा तो वो बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, एंड यूके हैज ऑप्टेड टू स्टे आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ओके, सो फाइनली 31 जैन 2020 में अगर पूछा जाए कि फाइनली ब्रेग्जिट कब हुआ है, शुरुआत 2016 में हुई थी और उसके बाद एक ट्रांजिशनल पीरियड चलता है कि उनको मौका दिया जाता है। अभी भी ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है कि वो कुछ चीज़ों से बाहर हो गए, इन चीज़ों में पार्ट नहीं ले सकते। अब देखो एकदम से ट्रेड तो ख़त्म नहीं हो सकता, यूके वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब एकदम से अगर वो एग्जिट हुआ है तो ये नहीं है कि जितना भी ट्रेड वगैरह सब चलता है एकदम से रुक गया। सो पीपल ऑल्सो नीड टाइम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर गोइंग to be the new rules and regulation and how are we going to go about it। so एक जोन चलता है जिसके अंडर अभी भी जो ट्रेड जैसा चल रहा था वैसे चलेगा कुछ टाइम तक, जब तक न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट बीन मेड। सो फाइनली 31 जैन 2020 में यूके ने एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि सब कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जैसे आपका नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, स्टार्टिंग से ही पार्ट नहीं है। ठीक है, सो कब हुआ है इनका? इट इज 31 जैन 2020 में फाइनली द ब्रेग्जिट हैज टेकन प्लेस। और इसमें हमने ये भी कवर किया कि आपका यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन कैसा हुआ, 1951, 57, 1993, 2009, उन सब ट्रीटीज़ के बारे में हमने बात की। यूरोजोन क्या है, उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, शेंजन एरिया क्या है, उसमें कितने मेंबर स्टेट्स आते हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। आई होप आपको अब ब्रेग्जिट अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आई विल सी यू बैक सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।